यूपी के संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें कम होने की बजाय अब और भी बढ़ने लगी हैं। एक और जहां सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क अपनी गिरफ्तारी से बचने और अपने खिलाफ एफआईआर जो दर्ज हुई थी उनके खिलाफ संभल हिंसा मामले में उसे रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट की शरण ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब उनके खिलाफ एक और नोटिस जारी की गई है और इस नोटिस ने एक बार फिर से सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चहेते संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को और भी अधिक मुश्किल में डाल दिया है। आखिर संभल हिंसा मामले के चक्रव्यूह में कैसे सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर कसता जा रहा है योगी सरकार का शिकंजा, आपको बताएंगे विस्तार से हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट में। और साथ ही बात होगी संभल के जो शाही जामा मस्जिद है उसकी सर्वे रिपोर्ट के भी बारे में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जियाउर रहमान बर्क पर फिर से बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो गई है। संभल प्रशासन ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर के खिलाफ तीसरा और अंतिम नोटिस जारी किया है और अब नोटिस का जवाब न मिलने पर, यानी अगर सपा सांसद ने नोटिस का जवाब नहीं दिया तो प्रशासन सख्त कार्रवाई करने की तैयारी भी शुरू कर चुका है। वहीं खास बात यह है कि अगर नोटिस का जवाब सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने 4 जनवरी के भीतर नहीं दिया तो उनके खिलाफ सीधे तौर पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के निर्माणाधीन मकान को लेकर प्रशासन की ओर से जारी किए गए नोटिस को लेकर संभल के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया ने स्पष्ट किया कि अब और कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा बल्कि सीधी कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसडीएम वंदना मिश्रा ने मीडिया से हुई बातचीत के दौरान बताया, सांसद जियाउर रहमान बर्क को 28 दिसंबर को तीसरा व अंतिम नोटिस दिया गया, जिसके मुताबिक 1 सप्ताह का समय दिया गया है, जिसकी मियाद 4 जनवरी को पूरी हो जाएगी। यदि इस अवधि में नोटिस का जवाब नहीं मिलता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाने के मामले में प्रशासन की ओर से पहले ही 2 नोटिस जारी कर दिए गए थे, लेकिन उनकी ओर से इन नोटिसों का कोई जवाब नहीं दिया गया। वहीं अभी कुछ दिनों पहले ही सपा सांसद बर्क के निर्माणाधीन मकान के बाहर बनी नाली पर बनी सीढ़ियों पर बुलडोजर एक्शन हुआ और उन्हें तोड़ दिया गया और प्रशासन की ओर से उनके इस निर्माणाधीन मकान को लेकर आखिरी चेतावनी देते हुए तीसरी और अंतिम बार उन्हें नोटिस जारी किया गया है। और अगर जियाउर रहमान बर्क इसका जवाब नहीं देते हैं तो फिर बड़े एक्शन की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। वहीं गौरतलब है कि 24 नवंबर को हुई संभल हिंसा के मामले में संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ पुलिस ने हिंसा भड़काने का मुकदमा भी दर्ज किया था, जिसको लेकर सपा सांसद बर्क पहले से ही टेंशन में हैं और इस मामले में अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगवाने और इस एफआईआर को रद्द कराने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण में भी गए हैं। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर दर्ज हुई इस एफआईआर को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी एफआईआर दर्ज होने की बात सामने आने के बाद बर्क का बचाव करते हुए योगी सरकार पर तीखा हमला बोला था। 25 नवंबर को उन्होंने यह हमला बोला था। गौरतलब है कि 23 नवंबर को यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम आए थे और उसके ठीक अगले ही दिन यानी 24 नवंबर को हुई हिंसा में जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और बर्क का इस मामले में बचाव करते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरते हुए उस समय कहा था, जब सांसद जियाउर रहमान बर्क घटना के समय संभल में ही नहीं थे तो उनके खिलाफ मामला क्यों दर्ज किया गया। अखिलेश ने पूरे बवाल के लिए एक बार फिर यूपी की योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। अखिलेश ने कहा कि ये कराया गया दंगा है, सरकार ने कराया है। सरकार ने जो बेईमानी कराई है, वोट लूटा है, धांधली की गई, वो न पकड़ी जाए, इसलिए संभल में घटना कराई गई है। भाजपा के लोग पहले अन्याय करते हैं और यदि कोई अन्याय का विरोध करता है तो उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज करा दिए जाते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया और खुद सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का दावा है कि जिस दिन संभल में ये हिंसा हुई थी उस दिन वो यानी जियाउर रहमान बर्क संभल में थे ही नहीं, बल्कि वो बेंगलोर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में शामिल होने के लिए गए हुए थे।
पहले एक नजर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के बाद किए गए ट्वीट्स पर डाल लेते हैं। 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के बाद जियाउर रहमान बर्क ने तकरीबन शाम को 4 बजे के आसपास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 2 ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने लिखा, मैं संभल की आवाम से शांति की अपील करता हूं। हालात को जानकर बहुत दुखी हूं। जो भी जान माल का नुकसान हुआ है, यकीनन उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। अभी यह फैसला आखिरी फैसला नहीं है। उम्मीद करता हूं कि इस देश की बड़ी अदालतों से और पार्लियामेंट से जो इंसाफ करेंगी। अल्लाह की अदालत से कोई नहीं बच पाएगा। मैं कल रात ही बेंगलोर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में आया था। जैसे ही हालात की खबर मिली, वापस आ रहा हूं। कल को पार्लियामेंट में पुलिस ने जो बर्बरता की है, उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा और जल्द ही अपने लोगों के बीच में आऊंगा। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने जहां अपने इन ट्वीट्स में संभल वापस आने की बात कही थी, तो वहीं इसकी प्रैक्टिकल यानी व्यावहारिक और असल सच्चाई कुछ और ही नजर आई। संभल हिंसा के बाद इस मामले में दर्ज हुई एफआईआर के पश्चात सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क इतने डर गए कि वो संभल गए ही नहीं, बल्कि जब 30 दिसंबर को समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल हिंसा में मारे गए 5 लोगों के परिवारों को चेक देने के लिए वहां पहुंचा, तब उस डेलीगेशन के 10 लोगों के साथ 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद जियाउर रहमान बर्क पहली बार संभल पहुंचे। इस दौरान सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी बात रखते हुए कहा, संभल घटना से पूरा प्रदेश ही नहीं, देश शर्मसार हुआ है। संभल अति संवेदनशील है। यहां पहले जरूर झगड़े होते थे, लेकिन 29 साल से कोई हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हुआ। यहां लोग सुकून से रह रहे हैं। इस सुकून को आग लगाई गई है। यह भी सच है कि हमारे 5 लोगों की जान गई। अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव ने दोनों सदनों में आवाज उठाई, लेकिन अफसोस है कि हमारे लोगों की हत्या हुई और हमारे लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। ये कैसा इंसाफ है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ जहां संभल हिंसा मामले में एफआईआर दर्ज है और उनके मकान के खिलाफ तीसरा और अंतिम प्रशासनिक नोटिस जारी किया गया है, तो वहीं इसके साथ ही बिजली चोरी के मामले में भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और साथ ही बिजली विभाग ने उन पर बिजली चोरी के मामले में 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उनके घर पहुंचे यूपीपीसीएल के अधिकारियों व कर्मचारियों को धमकी देने और सपा सरकार आने पर उन्हें देख लेने की बात कहने वाले जियाउर रहमान बर्क के पिता ममलूकुर रहमान बर्क के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। ऐसे में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क साफ तौर पर हर ओर से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं संभल हिंसा मामले को मुद्दा बनाकर जहां संसद और यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में समाजवादी पार्टी की ओर से हो हंगामा किया गया, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुले तौर पर संभल हिंसा के दोषियों को नहीं बख्शने का ऐलान करते हुए सपा को करारा जवाब दिया था। तो वहीं संभल में लगातार पुलिस प्रशासन की ओर से मुस्तैदी भी बरती जा रही है और शाही जामा मस्जिद के सामने बनने वाली पुलिस चौकी की तो अब छत भी पड़ चुकी है, जिससे अब कट्टरपंथियों में हड़कंप मचा हुआ है। क्योंकि जिस तरह से योगी सरकार अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है, तो ऐसे में हिंसा के बचे हुए दोषियों में खौफ है कि उन्हें पुलिस कभी भी घर से घसीट कर ले जाएगी। संभल हिंसा मामले में अब तक 3 महिलाओं समेत 50 से अधिक आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और अब बाकी बचे चिन्हित 91 आरोपियों की तलाश लगातार की जा रही है, वो भी कड़ाई के साथ। वहीं आपको बता दें कि संभल की जिस शाही जामा मस्जिद के सर्वे की मांग बीते 19 नवंबर को हिंदू पक्ष की ओर से की गई थी, उसको लेकर शाही जामा मस्जिद सर्वे की 45 पन्नों की रिपोर्ट बंद लिफाफे में संभल की चंदौसी कोर्ट में पेश कर दी गई है और साथ ही लगभग 4.5 घंटे की वीडियोग्राफी और 1200 से अधिक तस्वीरों को भी कोर्ट में जमा किया गया है। लेकिन यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही खोली जाएगी और तब तक इस रिपोर्ट में क्या है यह जज भी नहीं देख सकते हैं। इस सर्वे रिपोर्ट के खुलासे का इंतजार तो सभी को है ही, लेकिन संभल में लगातार मिलते हिंदू धार्मिक स्थलों और कुओं व ऐतिहासिक प्रमाणों की गवाही तो खुलकर हिंदुओं की आस्था और दावे का प्रमाण दे ही रही है। लेकिन फिर भी
पुख्ता तौर पर सर्वे की रिपोर्ट के खुलासे और साथ ही एएसआई के सर्वे की रिपोर्ट्स के आधार पर ही उसके बाद ही पूरी तस्वीर संभल की क्लियर और क्लीन होगी। वैसे आपको क्या लगता है कि जो सपा सांसद संभल हिंसा के बाद 30 दिसंबर तक एक भी बार संभल नहीं गए, उनके भय और अब उनके खिलाफ जारी अंतिम नोटिस को लेकर आप क्या विचार रखते हैं? और साथ ही सर्वे को लेकर जो रिपोर्ट अब यहां कोर्ट में पेश की गई है उसको लेकर भी आपका क्या विचार है? हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।